आई एम ऑडिबल? सिग्नल आ रहा है? आप लोग अलर्ट हैं? आज के इस शॉर्ट पीरियड में हम लोग गॉस लॉ पढ़ा रहे थे। कल कुछ इमरजेंसी आ गई, मैं क्लास नहीं ले पाया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, पूरी तरीके से फोकस्ड होइए। 13 पॉइंट थे गॉस लॉ में, जिसमें से हम एक पॉइंट बढ़िया से पढ़ा के समझा के लिखा चुके थे। सारे क्या क्या पढ़ना है ये बता चुके थे ना। आज के इस पीरियड में हम लोग कम से कम 3 पॉइंट कवर करेंगे, और अगर संभव होगा, टाइम मिल जाएगा तो 4 भी कवर करेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट लिखिए अगला पॉइंट, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर फटाफट लिखिए और समझते जाइए, फटाफट स्पीड बढ़ाइए अपनी। लिखिए, एरिया वेक्टर इज डिफाइंड in respect of a certain area. Area vector is defined in respect of a certain area. ठीक है ना। Area vector is defined in respect of a certain area. फिर पैराग्राफ चेंज करिए, पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, it is a vector whose direction is towards the outward normal, and whose magnitude is equal to the given area, ठीक है ना, to the given area। इधर देखिए, it is denoted by A, ऐसे डिनोट करते हैं, it is denoted by, लिख लीजिए, it is denoted by A, it is denoted by A। अब फट से इसका मतलब समझ लीजिए, 1 सेकंड के अंदर अंडरस्टैंड कर लीजिए। देखिए, कुछ नहीं मैंने लिखाया है, 2, 4, 5 पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे। गॉस लॉ को पहले पैर सही करिए, 2, 4 पॉइंट, अलर्ट हो जाए एकदम। देखिए, 2, 4 पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे गॉस लॉ को समझाने के पहले, ठीक है ना। उसमें से एक बात तो सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस लॉ मैं पहले समझा चुका हूँ, ठीक। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ एरिया वेक्टर। मैंने क्या लिखाया है, एरिया वेक्टर किसी एरिया के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। एरिया वेक्टर किसी, ऑडिबल हो रहा है ना? yes, किसी एरिया के, छोड़िए उनको, किसी एरिया के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए, अगर इस बोर्ड को एक एरिया मानिए, जैसे मान लीजिए अगर इस बोर्ड को एक एरिया मानिए, तो इस एरिया का किसी भी एरिया के रिस्पेक्ट में एक एरिया वेक्टर को डिफाइन किया जाता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, पहला लाइन ये लिखा है। इस बोर्ड को एक एरिया मानिए, तो इसका एरिया वेक्टर एक वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन इस एरिया के आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग होगा। आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, डिस्टर्ब हो रहा है, छोड़िए उसको। आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब क्या है, अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये डायरेक्शन ये होगा, अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये डायरेक्शन ये होगा, अगर हम बोर्ड में इधर से देखते हैं तो डायरेक्शन ये होगा, और अगर बोर्ड ऐसे मेरे सामने है, यानी बोर्ड के पीछे से हम देखेंगे तो उसका डायरेक्शन ये होगा। आउटवर्ड नॉर्मल का ये मतलब है, आउटवर्ड नॉर्मल का ये मतलब है। हाँ, आउटवर्ड नॉर्मल यानी जहाँ से देख रहे हैं, ऐसे मान लीजिए ये हाथ है, ये एक एरिया है, मान लीजिए ये एक एरिया है, इसके रिस्पेक्ट में एरिया वेक्टर को डिफाइन किया गया है। तो वो एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड इस एरिया के बराबर होगा, जितनी भी इसकी एरिया है उसके बराबर उसका मैग्नीट्यूड होगा, और उसका डायरेक्शन इसके आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग होगा। यानी अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, और अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। इतनी बात क्लियर है? इसके अलावा कुछ नहीं समझना है। एक पॉइंट क्लियर ना? इसी तरीके से करके आपको
13 पॉइंट क्लियर करने हैं। एक उस दिन कराया था, एक आज करा दिया है, और अब आपके बचे 11 पॉइंट। एक एक पॉइंट क्लियर करते आइए, चैप्टर ख़त्म। और पास्ट 10 ईयर्स में अगर एक शब्द का भी मैं इस्तेमाल करूं जो इन पॉइंट्स के अलावा है तब बताइए ना। तो इतना ही सुनिए बस, है ना, इतना ही जानिए, ठीक। अच्छा, अब अगली बात लिखिए, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अगली बात लिखिए, हाँ, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल इस तरीके से बना लीजिए। देखिए, इस तरीके से बना लीजिए। यहाँ पे लिखिए प्लेन एंगल और यहाँ पे लिखिए सॉलिड एंगल। ऐसे बना दिए, बीच में से ऐसे रेखा खींच दीजिए, ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ पहला पॉइंट लिखिए कि प्लेन एंगल थीटा, इसको थीटा से डिनोट करते हैं, प्लेन एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये आप पहले से जानते हैं ना। थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस, थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस, ठीक है ना, थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस, ठीक है ना। और सॉलिड एंगल ओमेगा बराबर कितना होता है, एरिया बाय रेडियस स्क्वायर। ये नई बात है जो आप अभी समझने जा रहे हैं। और प्लेन एंगल थीटा आप जानते हैं, आर्क बाय रेडियस बहुत दिनों से आप जानते हैं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। और ये सॉलिड एंगल एक नई बात आपको बता रहे हैं, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होता है एरिया बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। किसी एरिया, कोई एरिया किसी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करता है उसी एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है ना। कोई आर्क किसी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करता है उसको प्लेन एंगल कहते हैं। कोई आर्क किसी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करता है उसको प्लेन एंगल कहते हैं। ये आप क्लास 9, 10 से 8 से पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई एरिया किसी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करता है उसको सॉलिड एंगल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं, बहुत से एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, लेकिन आपने कभी पैराशूट को देखा है? पैराशूट, उसके हर ओर से तार ऐसे बंधे होते हैं और अंत में जो पैराशूटर होता है उसके पेट पे बंधे होते हैं। तो जो बीच में जो एंगल बनता है चारों तरफ से वो एरिया सबटेंड करती है ना, वो एरिया सबटेंड, वो सॉलिड एंगल होता है। जब कोई आर्क एंगल सबटेंड करेगा तो वो प्लेन एंगल होगा। जब कोई एरिया एंगल सबटेंड करेगी किसी पॉइंट पे तो सॉलिड एंगल होगा। वो ओमेगा से डिनोट करते हैं। प्लेन एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस आप बचपन से पढ़ रहे हैं, 8, 9, 10 से, है ना। और सॉलिड एंगल ओमेगा बराबर एरिया बाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है? अब देखिए दूसरी बात, प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में, ये आप पहले से ही जानते हैं। और सॉलिड एंगल के लिए एक और यूनिट है जिसको हम कहते हैं स्टेरेडियन, जो अब आप जान लीजिए, ठीक है ना। बात समझिए। इस क्लास के बाद सुनिए, आप मैथ्स की कर लीजिएगा और मैथ्स के बाद फिर हम लोग वो काम कर लेंगे, फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि 2 और सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। तो वो यही है, अब आप समझ गए प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की। डायमेंशन चैप्टर में आपने पढ़ा था, याद आ रहा है? अच्छा, अब आप देखिए अगली बात। तो ये हो गया प्लेन एंगल, ये हो गया सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट है रेडियन, इसकी यूनिट है स्टेरेडियन। थीटा बराबर आर्क बाई रेडियस, ओमेगा बराबर एरिया बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगली बात देखिए, अगली बात ये है कि ये 2 डायमेंशनल फिगर में होता है और ये किस में होता है? 3 डायमेंशनल। बस, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है इसमें। कोई बहुत बड़ी बातें हो तो बताइए। अब देखिए, इत्मीनान से देखिए, गॉस लॉ इज़ वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, और बहुत अच्छे से आप समझेंगे। टफेस्ट इन द टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, टफेस्ट इन द टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। प्रॉब्लम्स इसके आसान आते हैं, इवन कंपटीशंस में भी बहुत टफ नहीं आते हैं, मेडिकल लेवल तक, ठीक है ना, गॉस लॉ के, ठीक है। तो अब आप देखिए, गॉस लॉ में कुल 13 पॉइंट है। 13 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है बेटा, क्यों पढ़ते हैं। तो मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। अब आप लोग तुरंत आपके दिमाग में आ गए, ये तो हमको पता है, तो हम बताएंगे पता तो है, डिस्टर्ब हो रहा है वैसे, लेकिन पॉइंट चार्ज की वजह से पता है। यहाँ पे जब सिमेट्रिकल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आएगा, जो कि नॉर्मल लाइफ में आता है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैसे निकालेंगे,
उस लिए आपको गॉस लॉ की ज़रूरत है। ये उसका सिग्निफिकेंस है, ये उसका इम्पोर्टेंस है। एक बात एकदम क्लियर है, कुछ नहीं करना। दूसरी बात एकदम 13 बात है यार, 13 बात है। आप 2 घंटा बैठ जाएंगे, बेसिक खत्म। हम बता रहे हैं 2-2 घंटा बेसिक, आप 2-2 घंटा दे दिए तो आपको पूरा सेकेंड खत्म। फैक्ट बात आपसे बता रहा हूँ, 13 ही बात है ना, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, एरिया वेक्टर क्या है, एकदम क्लियर हो गया। एरिया वेक्टर में कोई बट नहीं है। और तीसरी बात, प्लेन और सॉलिड एंगल क्या है, ये एकदम क्लियर हो गया। अब चौथी बात लिख लीजिए फट से, दूसरी हेडिंग डाल के, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड लिखिए। बस 2 लाइन इसके बारे में लिख लीजिए कि द फील्ड रिप्रेजेंटेड by a scalar physical quantity is called as scalar field, whereas ठीक है ना, whereas the field represented by a vector physical quantity is called as vector field, इतना ही आप जानिए। लिख लिया आप लोगों ने? थोड़ा तेज लिखिए। वेक्टर फील्ड, तेज लिखिए। तो देखिए, अब देखिए अगली बात, देखिए कुछ नहीं है यार। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की जो फील्ड होती है, जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, स्केलर फील्ड है। और वेक्टर क्वांटिटी की जो फील्ड होती है, जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, वेक्टर फील्ड है। बस इतना ही जानिए, इससे ज़्यादा जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब अगली बात, अगला पॉइंट लिखिए। फ्लक्स इन जनरल एन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, फ्लक्स इन जनरल एन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ठीक है ना। तो इसमें आप आगे लिखिए, फ्लक्स इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, बस स्केलर ही लिखिए, स्केलर क्वांटिटी, बट इट इज डिफाइंड लाइटिंग यहाँ बहुत अच्छी नहीं है, उसकी वजह से दिक्कत आती है। वीडियो सब पुअर बन रहे हैं और लाइटिंग पता नहीं कब ठीक होगी। अब क्या ऊपर, अब खुद ही बात करना चाहिए। अब चलिए इसको लिखिए, क्या लिखा है मैंने? फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड बट इट इज डिफाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ये अपने आप में तो स्केलर है, लेकिन एक वेक्टर फील्ड के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन किया गया, ठीक है ना। खुद तो स्केलर है फ्लक्स, आपके बोर्ड में भी पूछ सकता है फ्लक्स स्केलर और वेक्टर, तो स्केलर, ठीक है ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स? तो लिख लीजिए, यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर। यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर। WEBER, वेबर। देखिए ऐसा है कि फ्लक्स अपने आप में तो स्केलर है, ठीक है ना, लेकिन एक वेक्टर फील्ड के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। इसकी यूनिट वेबर है, ये भी आपके बोर्ड में पूछ लेता है, डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछ लेता है, मैं बता रहा हूँ कैसे आप निकालेंगे, ठीक है ना। लिखिए, फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड डिनोटेड बाय फाई, फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड डिनोटेड बाय फाई is defined as the dot product पैराग्राफ छोड़ के लिखते हैं उस बात को, चलिए ठीक है। एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड, एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फील्ड and the area vector, ठीक है ना। as a dot product of the vector component of the vector field and the area vector,
बात समझ में आ गई? एरिया वेक्टर, इस बात को समझ लीजिए, खूब बढ़िया समझ लीजिए, लिखाते जाएंगे समझाते जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको खूब बढ़िया से समझ लीजिए, खूब इत्मीनान से, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्लक्स क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर वेक्टर नहीं ना बताना पड़ेगा, लेकिन इसको परिभाषित कहाँ किया गया है? वेक्टर फील्ड के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। इसकी यूनिट वेबर होती है, कोई बड़ी बात नहीं। फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, सबको डिनोट करते हैं किसी न किसी सिंबल से, ठीक है ना, सिंबल है सबका, फाई से डिनोट करते हैं। और इसको डिफाइन किया गया है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। कौन सी बड़ी बात है? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए फ्लक्स इज इक्वल टू वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड, लिख लीजिए इन जनरली ऐसे डिफाइन किया गया है। फाई इज इक्वल टू वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड, वेक्टर फाई इज इक्वल टू वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड डॉट, मतलब डॉट प्रोडक्ट लेंगे। जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पता है ना आपको, ए डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी होता है, ये पता है ना। तो उसमें पहला वेक्टर क्या है? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड, अभी हम समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा कंपोनेंट क्या है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर आपको पता है। फिर से सुनिए यार, फ्लक्स को डिफाइन किया गया है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड और एरिया वेक्टर। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आप 11th में पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। और वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होता है अभी हम समझा दे रहे हैं, एरिया वेक्टर हम बता चुके हैं, ठीक है ना। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो फ्लक्स निकल जाएगा। बात समझ में आई? समझ में बेटा? अब वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड क्या है? जैसे यूनिफॉर्मली फ्लोइंग लिक्विड है, अगर मान लीजिए यूनिफॉर्मली फ्लोइंग लिक्विड का कोई फील्ड है तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड वेक्टर कंपोनेंट होगा। अगर यूनिफॉर्मली फ्लोइंग लिक्विड की कोई फील्ड है तो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड वेक्टर कंपोनेंट होगा। बात समझ में आ गई? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर कंपोनेंट होगा। समझ में आ गई? अगर मैग्नेटिक फील्ड है या ग्रेविटेशनल फील्ड है तो मैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर कंपोनेंट होगा। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? ये मैंने फ्लक्स की जनरल डेफिनेशन बताई। ये मैंने क्या बताई? फ्लक्स की जनरल डेफिनेशन। इससे हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, आपको अपने सिलेबस में इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ही पढ़ना है, लेकिन पहले फ्लक्स को जनरल तो समझिए कि फ्लक्स सामान्यतः क्या है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का एक रूप है। इन जनरली फ्लक्स से हमारा मतलब ये होता है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम फ्लक्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल केस जब आएगा, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात आएगी तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है ना। तो नीचे लिख लीजिए फाई ई। फाई ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई ई, ब्रैकेट में लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, फाई ई बराबर ब्रैकेट में लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई डॉट ए, फाई ई यानी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। बात समझ में आ गई? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर कंपोनेंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फ्लक्स होगा। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। जैसे कोई अपनी किताब हमको दे दे, किताब दे, चलिए कॉपी है, कोई बात नहीं, अच्छे से देखिए। मान लीजिए ये एक एरिया है, मान लीजिए ये एक एरिया, खूब बढ़िया समझिए, सारे सवाल आपके लगेंगे, सारे सवाल। और कल के पीरियड में बोतल लेके आइएगा, पानी पीने वाली बोतल, तो मैं उसी 2 बोतल लगा के आपको पूरा गासला समझा दूंगा। और जो आप किताब समझने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन 2 बोतल ऐसे आगे पीछे करके मैं आपको, आपके दिमाग में वो बात समझ में आ जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा। और जब समझ लेंगे ना तो सवाल लग जाएंगे। बात समझ में आई? ये तो सब बात तो किताब में है ही। टीचर का मतलब क्या है कि आपका समय बचा दे, आपको एक डिसिप्लिन दे दे, आपका एक टाइम फ्रेम में कोर्स कवर करा, तो टीचर का महत्व है। हम कोई फिजिक्स बनाते थोड़ा हैं, फिजिक्स तो बनी बनाई, हम उसको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। वो बात समझ में नहीं आई तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, मान लीजिए ये कोई एरिया है,
मान लिया ये कोई एरिया है और ये एरिया किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। मान लीजिए इस रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए इस रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से बेटा क्या मतलब है, हम समझाए थे, जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे डायग्रामेटिकली, थोड़ा सा कह सके बैठिए, और इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस के रूप में। इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस के रूप में। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा तात्पर्य ये है कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे हर पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम हो। बात समझ में आ गई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस के रूप में। एक एक बात को समझिए, एक एक अक्षर समझिए, समझ रहे हैं ना, फिजिक्स बहुत आसान है। इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस अगर कहीं किताब में इस तरह से है तो आप इक्वी डिस्टेंट इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे अगर रिप्रेजेंट करके कहीं किताब में दिया है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। तो अगर मान लिए इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस एरिया को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक, तो और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ तो बात दूसरी हो जाएगी। यहाँ से देख रहा हूँ, मैं आपसे पूछूं कि इस एरिया से कितना फ्लक्स जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एरिया से कितना फ्लक्स जाता है तो आप क्या कहेंगे, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड। यहाँ वेक्टर फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका वेक्टर कंपोनेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, मान लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, तो ये इन डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होगा, ये एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल के अलॉन्ग, अगर इधर से देख रहे हैं तो इधर आउटवर्ड नॉर्मल के अलॉन्ग एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इस एरिया के बराबर है और जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल के अलॉन्ग है। यानी इस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डॉट प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि कितना फ्लक्स इस एरिया से जा रहा है। अब मेरी बात समझ गए, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कोई और, अगर यूनिफॉर्मली फ्लोइंग लिक्विड होता तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वी डॉट एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर क्या होता है ये क्लियर है आपको, बात समझ गई, कितना फ्लक्स जा रहा है क्लियर हो गया। तो इसकी यूनिट है वेबर, ठीक है ना, और डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल लेंगे, ई का डायमेंशन फॉर्मूला और ए के डायमेंशन फॉर्मूला को प्रोडक्ट कर देंगे तो वही आपका निकल जाएगा। बोलो बेटा, एकदम दिमाग में साफ है, एकदम क्लियर, एकदम कॉन्फिडेंस आ रहा है। और देखिए हंसी मजाक में आपके 5 पॉइंट हो गए, अभी आपका 25 मिनट भी नहीं हुआ और 5 पॉइंट 6 पॉइंट आपके हो गए। कल भूलिएगा मत, किसी भी कीमत पे बोतल लेके आइएगा, पानी पीने की बोतल, नहीं तो फिर उस समय खोजना पड़े क्लास टाइम में, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। और उस बोतल से मैं आपको बाकी गॉस लॉ का क्या क्या कैसे कैसे है वो समझा दूंगा, ठीक है ना। अब इतनी बात क्लियर है। अब केवल 2 बात और देख लीजिए, आज कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा पॉइंट्स हो जा रहे हैं, लेकिन कल के पॉइंट्स लंबे पड़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड पड़ेंगे, ठीक है ना। जल्दी आइए, जल्दी, कल के पॉइंट्स लंबे और कॉम्प्लिकेटेड पड़ेंगे, आज कुछ ज़्यादा पॉइंट हो जान दीजिए, है ना, सिंपल बात जान लीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ गॉसियन सरफेस और गॉस लॉ। कल प्रूफ बताऊँगा, कल से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी थोड़ी, है ना। 2 छोटी छोटी बात आपको मैं बता दूँ। एक गॉसियन सरफेस से आप क्या समझते हैं, आपके बोर्ड में सीधे आता है, बैठ जाइए पहले इत्मीनान से। देखिए ऐसा है, जो बात छोटी होगी 1-2 मिनट का वीडियोस देख लीजिएगा। देखिए मैं अब 2 बातें और बताने जा रहा हूँ, या करते करते आप सुन भी सकते हैं, ऐसा थोड़ा सुनते रह गए, डबल काम कर लिए। तो अब देखिए मैं आपको केवल 2 बात और बताने जा रहा हूँ, खूब इत्मीनान से समझिए। एक बात है गॉसियन सरफेस क्या होता है, और दूसरी बात गॉस लॉ क्या होता है। आपके बोर्ड में केवल ऐसे ही प्रश्न कई बार बन गए हैं कि व्हाट इज़ अ गॉसियन सरफेस, एक बात 1 मार्क्स पर मत लाइए, और दूसरा ध्यान से देखिए, व्हाट इज़ अ गॉसियन सरफेस 1 मार्क, और दूसरा प्रश्न ये अक्सर आता है कि इज़ इट नेसेसरी फॉर अ गॉसियन सरफेस टू होल्ड अ चार्ज, मतलब गॉसियन सरफेस में चार्ज हो, क्या यह जरूरी है। ये 2 प्रश्न 1 नंबर के कई बार आपके बोर्ड में आ चुके हैं। व्हाट इज़ अ गॉसियन सरफेस,
ठीक है ना। एंड व्हाट इज गॉस लॉ, ठीक है ना। ये छोटे छोटे प्रश्न आपके बोर्ड में कई बार आ चुके हैं, ठीक है ना। और हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस विच इनक्लोजेज अ चार्ज क्यू बराबर दिस, ठीक है ना। अभी आप पास्ट टेनियस लगाएंगे तो आएंगे। और एक बात एकदम स्ट्रिक्ट जानिए कि अब पास्ट टेनियस के अलावा आप कुछ भी मत छूइएगा, क्योंकि आप लोग 2-3 पीरियड केवल इधर उधर पूछ के टेस्ट करने में बिता चुके हैं, ठीक है ना। अब सिर्फ पास्ट टेनियस करिए। इसके अलावा अगर आप दुनिया की कोई किताब लगाना चाहते हैं तो लगाइए, लेकिन क्लास के बाहर पूछिए। इस क्लास में पास्ट टेनियस पहले हमको कर लेने दीजिए 3-4 बार, उसी में से सब हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, केवल 2 बात मैं बता रहा हूं, खूब इत्मीनान से देखिए। व्हाट इज गसियन सरफेस, व्हाट इज गसियन सरफेस। गसियन सरफेस लिख लीजिए, एनी सरफेस, a surface of any shape or size, a surface of any shape or size, a surface of any shape or size, enclosed is called as Gaussian surface। कोई भी सरफेस जो किसी भी शेप और साइज का हो लेकिन वो क्लोज्ड हो, उसको हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इट में और मे नॉट इंक्लूड, इट में और मे नॉट इनक्लोज अ चार्ज, इट में और मे नॉट इनक्लोज अ चार्ज, ठीक है ना। अब जैसे ही सर आएंगे हम छोड़ देंगे, तब तक नहीं है तो चलने दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। देखिए ऐसा है, आपके बोर्ड में सीधे पूछता है कि व्हाट इज अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कुछ नहीं होता, कोई भी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी क्लोज्ड सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। वो किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, लेकिन प्राइमरी कंडीशन क्या है कि वो क्लोज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये भी गॉसियन सरफेस है, ये भी गॉसियन सरफेस है, ये भी गॉसियन सरफेस है। भाई ये नॉन सिमेट्रिकल है, और ये मान लीजिए अगर सर्किल है तो सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सिमेट्रिकल है, मान लीजिए स्क्वायर है तो ये सिमेट्रिकल है। गॉसियन सरफेस कैन बी, गॉसियन सरफेस इज अ सरफेस विच शुड बी क्लोज्ड, इट कैन बी ऑफ एनी शेप और साइज। कितनी सिंपल बात है, ये आपके बोर्ड में पूछ लेता है। एक बात में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि लोग गॉस लॉ से हम फ्लक्स निकालना सीखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखते हैं, तो लोग ये मान के चलते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होगा। तो पूछ लेता है आपके बोर्ड में, इज इट नेसेसरी फॉर अ गॉसियन सरफेस टू होल्ड अ चार्ज, तो इसका आंसर है नो। गॉसियन सरफेस होने के लिए चार्ज का होना ज़रूरी नहीं है, उसको क्लोज होना ज़रूरी है, वो किसी भी शेप और साइज़ का। तो इसीलिए मैंने आगे लिखाया है, इट मे और मे नॉट इंक्लूड अ चार्ज। चार्ज हो चाहे ना हो, गॉसियन सरफेस तो रहेगा ही ना, है गॉसियन सरफेस तो रहेगा ही ना। तो ये बात ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड ने पूछा है इसलिए मैं इस पर इम्फेसाइज कर दे रहा हूँ, इस पर फोकस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया ना। अरे यार बहुत पॉइंट हो जा रहे हैं, हो जाने दो तो अच्छा, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट लिखिए गॉस लॉ, लिखिए गॉस लॉ। कल ख़त्म हो जाएगा आपको ये, और नोट्स के साथ ख़त्म हो जा रहा, अच्छी बात है। इसका मतलब उनकी टेक्निक बेहतर थी। नोट्स लीजिए आप लोग, नोट्स लिए 2-2 पॉइंट लीजिए, समझते पढ़ते चलो। लिखिए गॉस लॉ, लिखिए गॉस लॉ, लिखिए गॉस लॉ स्टेट्स दैट, गॉस लॉ स्टेट्स दैट, प्रूफ कल बता देंगे, है ना। स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Gauss law states that the total electric flux passing through a Gaussian surface, passing through a Gaussian surface, through a Gaussian surface, Gaussian surface is 1 by epsilon naught times, is 1 by epsilon naught times the total charge, the total charge enclosed by the surface, the total charge
इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है ना, फिर से सुनिए और समझिए। गॉस लॉ कुछ बाय द सरफेस, अरे सीधे स्टेटमेंट पूछ लेता है एक नंबर का, व्हाट इज गॉस लॉ, या व्हाट या गिव द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, 2 मार्क्स। सीधे पूछ लेता है व्हाट इज गॉस लॉ, 1 मार्क्स। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो लिख दीजिएगा गॉस लॉ स्टेट्स दैट। देखिए मैंने क्या लिखाया है, अगर कोई गसियन सरफेस है, अगर कोई गसियन सरफेस है, तो गसियन सरफेस क्या होता है आपको पता है, क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप और साइज। उसके अंदर अगर कोई चार्ज Q है, अगर उसके अंदर कोई चार्ज Q है, स्मॉल q या कैपिटल Q है, तो उस गसियन सरफेस से जितना भी फ्लक्स जाएगा, फ्लक्स क्या होता है समझ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर, ये फ्लक्स हो गया, फ्लक्स समझ चुके हैं। तो उसकी एरिया, उसके सरफेस से जितना भी फ्लक्स जाएगा वो कितना होगा, 1/ε0 द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी Q/ε0। यही आपका गॉस लॉ। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, वही लिखाए हैं। गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गसियन सरफेस क्लियर है, इज 1/ε0 द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है ना, यहाँ तक की बात एकदम स्पष्ट है, एकदम साफ है। टाइम तो हो गया है, लेकिन सर आए नहीं है, कहिए थोड़ा सा और खींच दें, हैं, नहीं तो उनको बुरा ना लगे। एक जनी जाइए, आप पूछ के आइए, एक जनी देख के आइए कि बाहर टहल तो नहीं रहे हैं, कहीं वेट तो नहीं कर रहे हैं। नॉक नहीं किया है ना, तो उसमें मेरी क्या गलती है, जाइए देख कर रहिए, तब तक मैं खींचता रहता हूँ, है ना। वो पढ़ाना होगा तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए अगली बात, अगली कहानी सुनिए। अरे यार काफ़ी कहानियाँ हो गई आज काफ़ी हो गए नहीं हैं, काफ़ी पॉइंट्स हो गए हमारे, लेकिन कल के 5 पॉइंट टिपिकल होंगे, बोतल लेकर आइएगा, है ना। अब देखिए अगली बात, देखिए हैं, हाँ बस तो ठीक है, कल हो जाएगा, लेकिन कल थोड़ा बड़े पॉइंट थोड़ा समझाना पड़ेगा, तो इसलिए बोतल लेके आइएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको प्रूफ ऑफ गॉस लॉ बता रहा हूँ। आपके बोर्ड में पूछता है कि प्रूफ गॉस लॉ, गॉस लॉ को प्रूफ करिए, ठीक है ना। तो वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। एक स्फीयर मानिए, एक क्या मानिए, स्फीयर ऑफ रेडियस r आए हैं, तो बैठिए, जब आएंगे देखा जाएगा, तो कर लेंगे। तो कट कर दिए तो दोबारा 2 बार में बना दिए, कट करिए 2 बार में बनाइए।